गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कुछ होमवर्क दिया था। अब मैं 2-3 चीजें लिखवाऊंगी, लिखोगे पहले, उसके बाद आई लिख दूंगी। ठीक है, लिखो। फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखवाया था कुछ मैंने उसे, थोड़ा सा लिख लो फटाफट। नहीं नहीं, पहले फंडामेंटल राइट्स, फिर फंडामेंटल ड्यूटी, फिर डीपीएस। ठीक है, तीनों पार्ट लिखवा रही हूँ शॉर्ट में ताकि समझ आ सके। लिखना शुरू करो एक बार। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एफआर आर मेंशन इन द, बेटा आप लिखते हो ना, फटाफट बड़े हो गए हो तो एब्रीविएशंस पे काम किया करो। ठीक है ना, पूरा पूरा नहीं लिखना है, टाइम बचेगा। एफआर आर मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें लिखो दीज आर द बेसिक राइट्स, these are basic rights guaranteed to guaranteed to each and every citizen of the country, guaranteed to each and every citizen of the country. As we all know, as we all know, मैंने बेटा कुछ आर्टिकल्स लिखवाए थे आपको, प्रियम्बल लिखवाए थे ना। एज वी ऑल नो, देयर आर सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, देयर आर सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स which plays a very important role, which plays a very important role. अब कुछ आर्टिकल लिखवा रही हूँ 8 से 10, वो आपके काम आते हैं हमेशा। जैसे लिखो आर्टिकल 14, पहले लिखो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of, no discrimination on the basis of caste, religion, gender, etc. Article 16, Article 16 equality of opportunity, equality of opportunities in matters of public employment, in matters of public employment. Article 17 एम्प्लॉयमेंट, आपको कोई भी सरकारी काम के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप कहीं भी अपने आप को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, नो वन कैन स्टॉप यू ऑन द बेसिस ऑफ एनी बेसिस। वो बेस कुछ भी हो सकता है और उस बेसिस पर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए खारिज नहीं किया जा सकता। ना तो जेंडर के बेसिस पे, ना थर्ड कैटेगरी के बेसिस पे, ना अदर जेंडर के बेसिस पे, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना कलर, रंग, बात, जात पात, किसी भी अवधारणा के ऊपर आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी बताऊंगी एक बार शॉर्ट में, एक बार शॉर्ट में लिख लो, थोड़ा सा कंटेंट होगा। देखो नो डाउट आपके पास प्रॉपर बुक्स हैं, कंटेंट सब कुछ है एक बार, लेकिन जब अपनी रिविजन करोगे ना, धीरे धीरे जानोगे। एक बार ना पढ़ने से पहले ना मेरे नोट्स को गो थ्रू करना, यू विल सी कि हम मैम के साथ वापस से वो कनेक्शन क्रिएट कर पा रहे हैं। क्योंकि बुक से ना बच्चा एकदम से थोड़ा सा घबरा जाता है कि इतना कंटेंट है। शॉर्ट क्रिस्प में चीजें होंगी ना तो माइंड में वो चीजें दिमाग में रहेंगी ना, समराइजेशन में चीजें रहेंगी तो वहां पर अटेम्प्ट पक्का कर पाओगे। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। एम आई राइट? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 21 सबको पता है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 24 बैन ऑन चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 बैन ऑन चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस
अफेयर्स। बेटा नोट्स एक ही साइड रख रहे हो ना सारे, हर सब्जेक्ट के? ठीक है। रिलीजियस अफेयर्स यानी कि आप सपोज किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप उस धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, अपने लोगों को जोड़ सकते हैं, आप कोई भी एक शॉर्ट गैदरिंग कर सकते हैं, आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है। अगला आर्टिकल 28, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। बेटा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस कौन सी है? आज मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, अगर आप मेरे साथ भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, आप सपोज अदर कम्युनिटी से हैं लेकिन आप मेरे विचार जानना चाहते हैं, तो नो वन कैन स्टॉप यू एंड आई एम नॉट, मैं आपको रोक नहीं सकती हूँ। आई एम ऑब्लाइज्ड टू टेल यू कि मेरी भगवत गीता में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ये सब चीजें वो है, जैसे कई बच्चे होते हैं ना वेदा, जब बच्चे अपनी डॉक्टरेट पे जाते हैं, है ना, तो बच्चे अपने फिलोसफिकल इतिहास को जानते हैं, हमारी क्या फिलोसफी रही, हमारे क्या वेदास में कहा गया है। ये सब चीजें हमारे इस मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स। फिर लिखो आर्टिकल 45, आर्टिकल 45, प्रोविजन ऑफ ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑन एजुकेशन। यस, अर्ली ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑन एजुकेशन। ठीक है। केयर ऑफ ECCE लिख लो ना बेटा। अप टू 6 इयर्स, छोटे बच्चों की पूरी देखरेख करनी। जैसे आप जितने भी देखते हैं ना आंगनवाड़ीज वगैरह खुले हुए हैं वर्किंग मदर्स के लिए, चाहे गवर्नमेंट जितने भी हैं, इन सब के तहत क्या कहा जाता है बेटा? आपको ये चीज पता होगी ना, मिड डे मील स्कीम, हम सभी अवेयर रहे हैं। आप और मैं कहीं ना कहीं कनेक्शन में गवर्नमेंट स्कूल से कहीं ना कहीं हमने जाना है, हमने, क्योंकि हम एक सोसाइटी के पार्ट है, हमें पता है, चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, लेकिन येस वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो ECC क्या कहता है? इट ऑलवेज फोकस ऑन बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर द चाइल्ड। अभी आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप स्टार्ट हो गया है। yes. उसमें आप एक प्याजे की थ्योरी आएगी, या आई थिंक आप गो थ्रू कर चुके हो। उसमें ना आप सबसे पहले फेस करोगे, प्याजे ऑलवेज फोकस इज ऑन कॉग्निशन, कॉग्निटिव लेवल पे बात करता है वो। तो कॉग्निशन बच्चे का, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना एम्ब्रियो की, 2 वर्ड यूज किए थे मैंने, सेफेलोसिटिकल और प्रॉक्सिमिटल करा था। तो वो सब क्या था? जब एक एम्ब्रियो बनता है तो हेड टू टो फॉर्मेशन जाती है। जब हम हेड की बात करते हैं तो ये चीज तो साइंस ने भी अपना ली है, नेचर ने भी प्रूव कर दिया है कि यस, इंडिविजुअल बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑलवेज गो विद हेड। तो सबसे पहले मस्तिष्क के लिए एक बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड जाना जरूरी है, चाहे वो मदर के वॉर्म में है या जब वो एक्सटर्नली बाहर आ रहा है। तो बच्चे की नींव कहाँ से है? हेड की है। तो इसलिए तो कहा जाता है सबसे पहले बच्चे की नींव पे काम करो। यू विल सी कि जब हम प्याजे पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप सबसे पहले बच्चे की नींव पे काम करेंगे। 4 फॉर्मेशन जाती है, सेंसरी ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। सेंसरी क्या कहती है? 0 से 2, 2 से 7, 5 से 11 एंड सो ऑन। तो बच्चे की ये नींव है, ये बेसिक पिलर है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। इसको यहाँ पर मैम बताएगी आपको स्कीमास। ठीक है। स्कीमास क्या है? दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। नींव बनती है बिल्डिंग की। यहाँ कोई बैठा है क्या बेटा? जब नींव बनती है बच्चे की बिल्डिंग ब्लॉक की, तो सबसे पहले याद है जब वो नीचे जमीन पे नींव बनती है तो सबसे पहले बड़ी मजबूती के साथ उस पे लेंटर पे लोहा, सीमेंट, पदरपुर, बहुत स्ट्रॉन्ग पूजा होती है, वो बहुत कमिटमेंट के साथ नींव बनाई जाती है। उस सिमिलरली उसकी साइड के जो पिलर्स खड़े खड़े जाते हैं जिसपे वो नींव पे पूरा मकान बनेगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है। इसीलिए आप देखो आज के टाइम के जो करिकुलम है, पेरेंट्स देखा है मार्च में एडमिशन आ जाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को डालना चाहता है, ब्रांडेड स्कूल में डालना चाहता है। वो होड़ क्यों है? वो इसी वजह से, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे की नींव को स्ट्रांग बनाना चाहता है। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, हम बच्चे की नींव के चक्कर में हम चाहते हैं हमारा बच्चा कैम्ब्रिज करिकुलम करे, ऑक्सफोर्ड, हम जितने भी इंटरनेशनल करिकुलम से हम वो चाहते हैं। क्या बच्चा 9th में आने के बाद वो करिकुलम पे चल रहा है? बच्चा अल्टीमेटली आके कहाँ रुकता है?
ICSE रुकता है। आप और मैं वही फेस कर रहे हैं ना, और अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो ये वही इशू है। हम या तो उस करिकुलम को अपने 12th तक, अपने फ्यूचर लर्निंग तक उसको सीमित कर पाए और उसे अप्लाई कर पाए, लेकिन जब हम अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट। वो एक आजकल वीडियो चल रही है, वो टर्किश टीचर है जिसमें बोलती है ना, दिस इज बिग बिग बिग, दिस इज स्मॉल स्मॉल, उसके ऊपर अब मीम्स और रील्स भी आ गए हैं। ठीक है बेटा, वहां का करिकुलम है ऐसा। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेट होके आता है। ठीक है, हम बच्चे को अगर आर फॉर रैट से मैच करा रहे हैं तो यहाँ पर चूहा बना हुआ है, वहां पर बच्चों के पास ब्लैंक शीट आती है। अब जरूरी नहीं ना बच्चा आर को रैट से मैच करे, उसके दिमाग में हो सकता है मैं रोलर कोस्टर बनाऊंगा, हो सकता है मैं आर से मेरे लिए रेनबो है। ठीक है, तो वहां अगर हम उस करिकुलम को अपना रहे हैं तो वी शुड नो क्या हमारा इंडियन सिस्टम उस चीज को अपना रहा है। आज के टाइम पे स्कूल में तुम सबको पता होगा, फोनेटिक्स से बहुत जोर दिया, क ख ख ख, बच्चा उसी में रह जाता है। लेकिन हमारी मदर, हमारे पेरेंट्स तो उसी चीज में रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का तो एक ही ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 2 4, बेटा 2 में प्लस करेगा 4 आ जाएगा, 4 में प्लस 2 करेगा ये आ जाएगा, माइनस करेगा तो ऐसे आ जाएगा। हमारा एक वैदिक इरा से स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, पैटर्न ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं सिमिलर रहा है। बट द बेसिक क्वेश्चन इज कि आज की मॉडर्निटी के हिसाब से उसमें चेंजेस हमने ज्यादा कर दिए हैं, जो कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली, तुम कुछ भी कर लो, बच्चा अल्टीमेटली क्रैमिंग की तरफ भागता है क्योंकि उसकी स्मॉल एज है। हम चाहते हैं उस बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे। अब जैसे हम लोग हैं, आप और मैं जैसे बुक फेयर जाते हैं, ठीक है बेटा, बहुत कम बच्चे होते हैं जो किंडरगार्टन सेक्शन में जाके पहले बुक्स को गो थ्रू करते हैं। हम अपनी नॉवेल्स ले रहे हैं, हम बेसिकली अपने एज ग्रुप के हिसाब से जाते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम जो बेसिक नीड पे अगर काम करें तो वहां की बुक्स कैसी हैं? अब तुम देखना बेटा, अब बुक्स में बहुत डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस कैसे आया है? पहले अपन की जो बुक्स होती थी वो होती थी ए फॉर एप्पल, ठीक है, और ए फॉर एंट, है ना। यहाँ पर फ्लैश कार्ड, सबको पता है फ्लैश कार्ड टेक्निक, है ना, जहां पर हम इमेज के साथ बच्चे को नॉलेज की प्रोविजन कर रहे हैं। अब ईसीसी के साथ में अगर मैं इसको लिंक करती हूँ तो अब ईसीसी कहता है कि आप बच्चे को न्यूट्रिशियस डाइट, जैसे कहा जाता है ना, मदर को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, क्योंकि जो एम्ब्रियो है उसकी हेड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, हेड अगर इंटरनली बहुत मजबूत बनेगा तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी यही प्रेशर कर रहा है कि बच्चे को बहुत अच्छे से डेवलप करना है। और यही चीज साइकोलॉजिस्ट हमारे पियाजे ने कह दी। लेकिन सोसाइटी का जो सपोर्ट, अब यहाँ पर आ जाती है आपकी फिलोसफी और पॉलिसीज, कंटेम्प्रेरीनेस आ जाती है। क्यों? हमारी पॉलिसीज के अंदर हम तो करवा रहे हैं ए फॉर एप्पल, बुक की डिमांड, अब लेटेस्ट बुक सोचना क्या आ गई है। अब आता है बेटा, जैसे ए फॉर एप्पल आ गया, अब यहाँ पर एप्पल की सारी फॉर्मेशन आ गई है। अब मार्केट में पहले अपने टाइम पे खाली रेड एप्पल था बेटा, अब गोल्डन एप्पल भी है, ब्लैक एप्पल भी है, ग्रीन भी है। यहाँ पर अब जो एप्पल फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन मार्क कि अब आप कौन सा एप्पल चाहते हो बेटा? हाइब्रिड्स। आप बेटा जब बड़े होके फार्मर बनोगे, आप कभी ना कभी एग्रीकल्चर में जाओगे, आप कभी ना कभी बॉटनी में जाओगे, आप कभी ना कभी जूलॉजी में जाओगे, आपका माइंड किस फॉर्मेशन पे जाना चाहता है? दिस इज कॉल्ड हॉट्स। यहीं पर हॉट्स आ गए, यस और नो? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। आज छोटे छोटे बच्चे को ना रामायण आती है ना, उनको पता है। मैंने तुम्हें एक बार लास्ट टाइम भी बताया था कि क्वेश्चन अराइज होता है कि एज ए इंडिविजुअल, अगर तुम सपोज राम हो या तुम रावण हो या तुम सीता की पोजीशन पे हो, व्हाट यू विल डू? बच्चे ने अगर 2 लाइन में ही बता दिया कि एज अ पर्सन मैं ये करता, इट मींस बच्चा कहीं ना कहीं अपने माइंड से खेल रहा है, बच्चे को कहीं ना कहीं नॉलेज है। जैसे मुझे एक बच्चे ने बताया कि मैम, मैं तो अगर राम होता तो मैं तो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ता, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ में मैकडी जाके बर्गर खाता। व्हाट इट प्रूव्स? अब उसकी 2 लाइन में रामायण समझो। इट मींस बच्चा फैमिली ओरिएंटेड है, बच्चे के पेरेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बच्चे के पेरेंट्स जानते हैं कि दोनों बच्चे हमारे अनमोल रतन हैं, हम उनके साथ वो उनको घुमाने लेके जाते हैं। बच्चे का जो फेवरेट स्पॉट है, फैमिली टाइम स्पेंड टुगेदर करती है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। बच्चे ने क्या जाना कि फैमिली इज द नीव, फैमिली इज द बेसिक पिलर। मुझे दोनों भाई बहन को, दोनों भाइयों को, दोनों बहनों को साथ में रहना है। प्लस जो हमारा फेवरेट फूड स्टफ है, हमें अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन।
तो यही तो आपका बीएड का रूल है। बच्चे ने फिलॉसफी जानी, साइकोलॉजी जानी और बच्चा सोशलाइजेशन की तरफ भी बढ़ गया। अब यहाँ पर आते हैं, आपकी जो टेक्सचर बुक्स आ रही हैं उसमें सारे कलर्स हैं। आज के टाइम पे अगर मैं आज से 20 साल पहले अपनी बुक के अंदर ब्लैक एप्पल कलर करती ना कलरिंग में, मेरी मैम ने मुझे चाटा मारना था। आज के टाइम पे अगर मैं ग्रीन कलर की कॉलीफ्लावर करती तो मेरे को चाटा पड़ना था कि ये क्या कर रहे हो। आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम आपको ये कहता है, यही चीज ईसीसी कहती है, यही चीज आरटी ही कहती है, यू शुड एक्सेप्ट द चाइल्ड विद ओपन हार्ट। आपको बच्चे के व्यूज को समझना है, अपनाना है। यू नेवर नो, मार्केट में कोई हाइब्रिड आई है और तुम उससे अवेयर नहीं हो सकता है। आज बच्चा अगर पिंक एप्पल भी कर रहा है ना, तो आई शुड एज अ टीचर शुड आस्क द चाइल्ड, क्या बेटा मार्केट में पिंक एप्पल आया है? अगर आया है तो क्या आपने देखा है? आपने देखा है तो क्या आप मुझे लाके वो दिखाओगे? क्योंकि हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो और मार्केट में आ चुका हो। जैसे अब ये बुक्स आ गई हैं, क्या तुम्हें पता थी ऐसी बुक्स आ चुकी हैं? अपन तो उसी हिस्ट्री पे चल रहे थे ना कि वही सेम फ्लैश कार्ड की बुक्स चल रही है। अब तो ये मार्केट में सिस्टम आ गया है। अब बच्चों की टेक्सचर बुक्स आ गई हैं। टेक्सचर बुक्स कैसी है? बी फॉर बॉल, फ्लैश कार्ड बना हुआ है यहाँ पे। बॉल की जितनी वैरायटी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन कर रखी है, वो सारे टेक्सचर उस बॉल के हैं। यहाँ पर मुझे वो फर वाली बॉल मिलेगी, उसका कवरेज होगा। यहाँ पर मुझे लेदर वाली बॉल मिलेगी, क्योंकि इंडिया है, क्रिकेट तो यहाँ की जान है। यहाँ पर वो प्लास्टिक वाली बॉल बोलेगी, लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक, क्योंकि जो आजकल पीवीसी बॉल्स आ गई हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करती। यहाँ पर एक और बॉल, एंड अगेन विद द क्वेश्चन मार्क कि आप फ्यूचर में कैसी बॉल बनाना चाहते हो। थॉट्स आ गए? क्या तुम्हें ऐसी बुक्स का पता था? नहीं पता था, क्योंकि हम मार्केट में उस तरीके से बेस पे काम करना ही नहीं चाहते हैं। यहीं पर आती है बात आपकी ईसीसी की। ईसीसी कहता है आपको बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड केयर, पियाजे ने शुरू से ही क्या है कि साइकोलॉजिस्ट ने उसने कि बच्चे की अगर नींव स्ट्रांग बन गई तो बच्चे की फ्यूचर डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। कई बच्चों को देखा है, जो हम पीछे के बैक बेंचर्स होते हैं ना, आगे वाले तो बच्चे हमें दिखते ही नहीं है, नजर हमेशा पीछे वाले पे रहती है, और वो बच्चे बड़े ब्राइट होते हैं। उन्हें ये पता है, वो बच्चे क्या करते हैं ना, वो 2 कॉपी वाले बच्चे होते हैं, पूरा बैग खाली, एक टिफिन दे दिया मम्मी ने, पानी की बोतल, उठ के आ गए। वो क्या करते हैं, उनको ये पता है हिंदी की कॉपी फाड़ के कैसे इंग्लिश की बन जाएगी, इंस्टेंट इंग्लिश की कॉपी फट के कैसे मैथ्स की बन जाएगी। ये क्या है? ये स्किल्स है। आगे वाले बच्चे सो कॉल्ड कवर कॉपी, ब्राउन कवर, नीट क्लीन, मैम प्लीज टेक माय कॉपी, वो वाले बच्चे होते हैं। लेकिन वो वाले बच्चे होते हैं इंस्टेंट मैगी वाले बच्चे, जिन्हें पता है कि कैसे टीचर के साथ लाइफ में स्किल्स के साथ काम करना है। तो ये स्किल हर एक के बस की बात नहीं है। तो वो बच्चे लाइफ में कोप अप भी जल्दी करते हैं सिचुएशंस को और कभी डरते नहीं है। ये वाले बच्चे बेचारे सहमे हुए रह जाते हैं। ठीक है, तो इट मींस जो ईसीसी केयर कहती है वो ये कहती है कि हमें बच्चे को हर तरीके का एक्सपोजर देना है विद द बैलेंस डाइट। नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, जब हम मिड डे मील की बात कर रहे थे, मिड डे मील में कहा जाता है, उसमें देखा होगा मंडे टू सैटरडे करिकुलम सेट है। हमें प्रोटीन देना है, हमें कार्ब्स देना है बच्चे को, हमें फाइबर देना है। वो बात अलग है, ऑन रूट्स क्या आ रहा है वो आप और मैं भी जानते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो एक डिबेट का टॉपिक हो जाएगा। बट जब करिकुलम पे, जब हमारे पास आरटी आया था, जब हमने मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी थी 2000 में, तब हमारा मेन फोकस यही था कि हम बच्चे को ऐसा पोषण का खाना दे जो बच्चे की सेंसेस के साथ में उसके परसेप्शन पे काम करे। बच्चा बैलेंस खाना खाएगा तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और बच्चे की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होगी। देखो, ग्रोथ तो नो डाउट बच्चे को जब मिड डे मील मिल रही है तो कुछ सोच के मिल रही है, क्योंकि उसके वो ग्रोइंग ईयर्स है। एक बार अच्छी ग्रोथ हो गई तो इट मीन्स बच्चे की डेवलपमेंट के चांसेस के भी बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि जब एक गुड फूड जाता है, देखो भूखे पेट तो इंसान, आज आप और मैं किस लिए अर्निंग कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें अपना फ्यूचर क्रिएट करना है। हम कितने ही मेमोरेंडम वाली लाइंस बोल दे, बट अल्टीमेटली टारगेट मैम, वी वांट टू अर्न एंड वी वांट टू सपोर्ट आवर फैमिली एंड योरसेल्फ टू। अपने लिए काबिल बने ताकि अपने परिवार का पोषण कर सके। हम कितने ही मॉडर्न बन जाए बेटा, लेकिन अल्टीमेटली एक फाइनल थॉट यही आता है। आई डोंट नो और किसी के मन में क्या आता है, लेकिन अल्टीमेटली गोल तो यही आता है सबके मन में, चाहे खुद के लिए कमाए, चाहे किसी को प्रूव करने के लिए कमाए, या अपनी फैमिली को सपोर्ट के लिए कमाए, लेकिन गोल तो बेटा यही है हमारे जीवन का, है ना। तो वो गोल को पूरा करने के लिए एजुकेशन का बेसिक पिलर नींव पे काम करना बहुत जरूरी है। और बेसिक नींव पे काम कब होगा? खाली पेट तो बच्चा भी नहीं पढ़ सकता, आप और मैं तो क्या पढ़ेंगे। तो बच्चे का जब पेट फुलफिल होगा, जब उसे दिखेगा कि हाँ, और गवर्नमेंट ने तो ये भी सिस्टम कर रखा है कि आप जितना खाना खाते हो आप घर भी ले जा सकते हो। यार
मुझ जैसे बच्चे भी हैं जिन्होंने शायद 2 वक्त का खाना भी नहीं देखा है। अगर सपोज करो मेरे फादर एक रिक्शा पुलर हैं, तो ऑब्वियस बात है कि मेरे फादर को उस अर्निंग में बड़ा टाइम लगा है, और मेरे 2 भाई बहन भी हैं, तो मुझे उनको भी सपोर्ट करना है। तो वो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं लालच रहता है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, और शायद ही हमारे इंडियन रूट्स में भी है। हम बचपन से ही देख रहे हैं ना, मम्मी पापा का एक सिस्टम देखते आते हैं ना अपने कल्चर में, कि भाई पहले वो हमें खिलाते हैं फिर वो खाते हैं। तो वो चाइल्ड के अंदर भी क्यूरियोसिटी रहती है कि नहीं, थोड़ा मैं अपने लिए लेके जाऊंगा, थोड़ा अपना भाई बहन के लिए भी छोड़ूंगा। तो ये वही बात है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ईसीसी ने यही कहा कि बच्चा अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है, मदर पेरेंट्स कह रहे हैं हम वर्किंग हैं, हम सुबह निकल जाते हैं, सपोज करो मेरी मदर है, एक हाउस हेल्प है, वो नहीं कर पाती है काम, वो सुबह सुबह निकल जाती है, उन्होंने मुझे मुझे कभी करने नहीं दिया, बट ये बोला कि बेटा तू पढ़। अब वो सुबह निकल गई, तो ऑब्वियसली मैं भूखी हूं ना पीछे से, तो गवर्नमेंट इस सिस्टम के साथ आई। यहीं पर एंटर करता है तुम्हारा डीपीएसपी। अब यहाँ पर ये समझाना चाहूंगी, डीपीएसपी ऑलवेज से इट्स इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है, जिसमें 36 से 51 तक के आर्टिकल है, बेटा समझा रही हूँ, लिखवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर आप मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ काम करते हैं। मॉरलिटी समझते हो बेटा, नैतिकता। हम हमेशा बोलते हैं कि सिद्धांत तो हमेशा थोपे गए हैं, राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हम हक की बात करते हैं, ड्यूटी कहती है ऑब्लिगेशन, लेकिन डीपीएसपी कहता है मॉरलिटी। क्यों कहता है? आज मेरी नैतिकता यही सिखा रही ना मेरे को मेरे घर से, कि पहले मैं अपने ब्रदर सिस्टर को भी खिलाऊंगी और साथ में खुद खाऊंगी। तभी मैंने अपनी सोसाइटी के घर पे ये चीज देखी है। तो डीपीएसपी इम्पोजिशन की बात नहीं करता है। लोग डीपीएसपी को बोलते हैं कि इट इज पॉजिटिव इन नेचर, और फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं इट इज नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि हम अपने हक छीनने फटाफट जाते हैं, लेकिन साथ में अपनी ड्यूटीज को नहीं लेते हैं। आज तुम्हारी ड्यूटी ये थी ना, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया, तुम करके आते, लेकिन तुम राइट्स के साथ फटाफट आ जाओगे कि मैम आप बताओ आज आप क्या कराओगे, और आप किस लिए यहाँ क्यों खड़े हो। तो दिस इज वॉट वी ऑलवेज टॉक आर राइट्स, वी डोंट टॉक अबाउट आर ड्यूटीज। यहीं पर डीपीएसपी एंटर करता है। डीपीएसपी कहता है कि ठीक है तुम मुझे मत अपनाओ, ठीक है, लेकिन अगर तुम मॉरलिटी के साथ समाज में चलते हो तो तुम सबसे पहले डीपीएसपी अपनाओगे, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे, उसके बाद तुम अपने फर्ज निभाने की बात करोगे। देखो डीपीएसपी चाहे तो तुम पे कितनी इम्पोजिशन कर सकता है। देखो कायदे में अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, डीपीएसपी को मैं 3 कैटेगरी में बांटती हूँ। वो 3 कैटेगरी, हाँ बिल्कुल, ये 3 ही कैटेगरी घूमती है। एक तो मुझे सामाजिक रूप में उसका अपने आप में डेवलपमेंट करना है। दूसरा, जो मेरे पूर्वज, जो वेदास के टाइम से जो चलता आ रहा है कल्चर, यार अपन तो देखो हम सिर्फ गांधीवादी कहलाते हैं, करने को तो नेहरू जी ने भी बहुत काम किए, पर मैं कहती हूँ अब मैं गांधीयन नहीं हूँ, मैं तो कलाम जी के साथ हूँ, अब्दुल कलाम जी के साथ हूँ। मैं अपने डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। मैं करती हूँ, मेरे को देश के लिए काम करना है, यानी कि सोशल लेवल पे मुझे कलाम जी के साथ करना है, जहां मुझे हर बच्चे को शिक्षित करना है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, और साथ में मेरे को लिबरल अपनी सोच को उस तरीके से डेवलप करना है कि मेरी सोच के साथ इंडिविजुअल सोच भी डेवलप हो। जब हम 3 कैटेगरीज की बात करते हैं, ठीक है, तुम्हारी बुक्स में हो सकता है तुम्हें मिले कि हम गांधीयनवाद है, मैं कहती हूँ मैं गांधीयनवाद नहीं हूँ, मैं अब्दुल कलाम टाइप हूँ। क्योंकि बेटा लिखने को तो तुम ऑप्शन में कुछ भी लिख सकते हो, बट ये चीज बताऊंगी अकॉर्डिंग टू रिनाउंड फिलोसोफर, क्योंकि वो फिलोसोफर तुम ही हो ना, अब तुम बीएड के बच्चे हो। बेटा कोई डेफिनेशन अगर याद एज इट इज नहीं रहेगी, तो अकॉर्डिंग टू रिनाउंड पर्सनैलिटी, या अकॉर्डिंग टू रिनाउंड फिलोसोफर, या अकॉर्डिंग टू रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, हमेशा ये लाइंस लिखोगे। क्योंकि अगर जो उनके कोटेड टर्म्स है, अगर उसमें एब्रीविएशन इज इन ऑफ प्रपोजिशंस नहीं है, तो तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके टाइम पे वही मैटर था। हम उनकी चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिकली ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो मॉरलिटी कहती है कि जब मैं प्रिंसिपल्स की बात करती हूँ, डीपीएसपी यही कहता है, तुम कभी भी देखना कोई भी जब इलेक्शन पार्टी अपने मेमोज इशू करती है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले वो अपने डीपीएसपी को कंसिडर करती है, कभी भी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करती है। वो सबसे पहले कर्तव्यों की बात करती है। वो डीपीएसपी क्या है, वो नैतिकता की बात करती है कि हमें ये करना चाहिए, हमें देश में ऐसा बदलाव लाना चाहिए। अब एक बच्चों के मन में बेसिक सवाल इकट्ठा होता है, मैम डीपीएसपी है तो हम इसे इतनी कंसिडरेशन क्यों नहीं देते हैं, नैतिकता है तो हम क्यों नहीं करते। बेटा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम देश, हमारा इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। हम अपने आप को ये कह के छोड़ देते हैं कि हमारे पास बेटा फंड्स नहीं है, हमारे पास उतनी डेवलपमेंट नहीं है, हमारा देश ना धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ बहुत छोटी छोटी बातों पे ना सेंटिमेंट्स, इमोशंस हर्ट हो जाते हैं।
जब तुम यहाँ खड़े होगे ना बेटा, तुम बिल्कुल बायस्ड हो, अनबायस्ड हो, सॉरी, अनबायस्ड कैसे हो? आज मैं सारे एग्जाम्पल अपने ऊपर इंप्लीमेंट करती हूँ। मैं ही रिक्शा पुलर हूँ, मैं ही हाउस हेल्प हूँ, मैं ही सर्वेंट हूँ, मैं ही मुस्लिम हूँ, मैं ही क्रिश्चियन हूँ, मैं ही एमजीएस हूँ, मैं सब कुछ हूँ। क्योंकि अगर मैं एक भी बच्चे को हाईलाइट करती हूँ, मुझे नहीं पता उस बच्चे के इमोशंस कहाँ हर्ट हो जाएं। मेरी बात समझ रहे हो? ऑलवेज टेक द एग्जाम्पल ऑन योर सेल्फ। जब आप यहाँ खड़े होते हो, सारे एग्जाम्पल्स आपके ऊपर आएंगे। अपने आप को कनेक्ट करना है हमें उस बच्चे से, क्योंकि मेरे पास आज बच्चा बीएमडब्ल्यू वाला भी है, मेरे पास मुझ जैसा मिडिल क्लास बच्चा भी है, मेरे पास मुझ जैसा बिलो एवरेज क्लास भी है, बीपीएल वाला बच्चा भी है। बट मैं किसी की इमोशंस को हर्ट तो नहीं कर सकती ना, वो इसी वजह से, क्योंकि ये मेरी नैतिकता है। हम अपने आप को डीपीएसपी पे इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये कह के पीछे छुड़वा देते हैं कि यार अभी हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो लेट इम्पोज द थिंग विथ थप्पा। और थप्पा जब लगता है ना पेपर पे, तो वो फंडामेंटल राइट्स के नाम पे लगता है। क्योंकि हम जो देश वाले हैं ना, हमें पेपर वर्क पे इंपॉर्टेंस ज्यादा लगती है, हम अपनी सोच और सूझबूझ के साथ नहीं चलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस आता है बेटा। इज दैट क्लियर? अब शॉर्ट में लिखवा दूं सबको, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी क्लियर है सबको? अच्छे से क्लियर है बेटा? पक्का? चलो लिखो। ठीक है, ये तो मैंने लिखवा दिया था। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में है, वो 12 to 35 है, 36 to 51। क्लियर है ये चीज? तो ये लिखा है ना सबने? अच्छा, वो तो मैं आर्टिकल्स लिखवा रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, आर्टिकल 45 हो गए थे, ईसीसी। तो हमें बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड देना है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। अगर यही चीज हम, अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और मेजर डिफरेंस बताती हूँ बेटा। तुमने एक, शायद किसी के मन में आए नहीं, मैम आप 36 से 51 की बात कर रहे हो, उसमें आर्टिकल 45 आया, आर्टिकल ईसीसीई वाला। अगर तुम देखो तो ये आरटी की अमेंडमेंट हुई थी, 21A के अंदर 45th अमेंडमेंट हुई थी, आर्टिकल राइट टू एजुकेशन की। ठीक है, जो पहले डीपीएसपी का पार्ट था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो एक बात ये भी आती है कि डीपीएसपी में आप टाइम के साथ चेंजेस ला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट प्रोविजंस। आपने अगर मांग लिया कि मेरे को देश के अंदर बदलाव लाना है, तो हमें वो चीज चाहिए, तो सरकार आपका साथ देगी, आपको रोक नहीं सकती है। यही चीज है। आरटीई पहले डीपीएसपी के अंडर था, बाद में जाके आरटीई के अंदर 21A की अमेंडमेंट लगी, 45th अमेंडमेंट आया, 51K के अंदर सरकार ने पेरेंट्स की ऑब्लिगेशन बनाई कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, आप खुद कमाएंगे। अगर आप कहते हैं हम अपने बच्चे को सोर्स ऑफ इनकम नहीं दे सकते, हम आपके बच्चे को बुक्स देंगे, हम आपके बच्चे को खाना देंगे, हम आपके बच्चे को पूरी ड्रेस कोड देंगे, पर आपकी नैतिकता ये कहती है आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो। तभी वहीं पर सर्व शिक्षा अभियान आया था 2000 का, सब पढ़े सब बड़े, पेंसिल पे लड़कियां बनी होती थी। तो अब तो बैनर हट चुका है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान 2000 में आया था। अब तो हम देश के कोने कोने में पहुंच चुके हैं, तब इसके साथ आया था। लिंक कर पा रहे हो चीजों को? पक्का? अच्छे से? यही बात है। नैतिकता को हम अपनाते हैं, लेकिन जब हमारे देश की रिक्वायरमेंट लगती है कि चेंजेस, बदलाव की जरूरत है, जनता अगर अपने पे आ जाए, तो हर डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट बना देगी। मैं अपने बच्चों को हमेशा यही बात कहती हूँ, क्योंकि इंसान यहाँ पर देश का थप्पे पे खेलता है, और जब लगता है ना हमारी कंट्री में लोगों को कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो इंसान नैतिकता को भूल के फिर तो वो फंडामेंटल राइट को थप्पा ही बनवाता है कि लो बेटा अब तो इसी चीज पे काम करेंगे। जब हमने देखा हमारा बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहा है, फीमेल एजुकेशन नहीं हो पा रही है, घर में लड़कियों को रोका जा रहा है, तो उसके बाद तो फिर जरूरी हो गया था यार ये काम करना। और वाकई में अगर ये नहीं होता तो आप और मैं आज बैठी नहीं होती। आज आप और मैं, हमारे पेरेंट्स हमें इतना सपोर्ट नहीं कर रहे होते कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। अब तो शायद डायलॉग भी चेंज हो गया कि बेटों को पढ़ाओ बेटों को ज्ञान दिलवाओ, इसीलिए हो गया। बट ये मेरा मानना है, ये जेंडर प्रेजुडिस की बात नहीं, दोनों पक्षों में है। क्योंकि अब जो केसेस आ रहे हैं कुछ, वो एक बेंगलोर के टेकी का, वो भी चीजें सामने आ रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी देखो, अब तुम ये देखो टाइम के साथ हम कितना चेंजेस फेस करते हैं। हम अभी तक फेमिनिज्म वाले अब कहाँ गए, जो अभी तक कहते थे कि हम से फीमेल कहीं ना कहीं हमारी फीमेल एक्सपर्ट, अब वो मेल शॉविनिज्म सामने आ रहा है कि भाई मेल्स के साथ भी तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए अब कहा जाता है, मेरा मानना, अब मैं लाइन से यही बोलती हूँ यार, दोनों जेंडर बिल्कुल इक्वालिटी के साथ पढ़ने चाहिए। अब ज्ञान दोनों को चाहिए, क्योंकि गड़बड़ किसी भी एंगल से होगी तो बहुत मुश्किल है। अब तो दो क्या तीनों जेंडर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास थर्ड कैटेगरी भी। अब उनको अगर छोड़ेंगे तो वो फिर हम बोलते हैं कि वो रेड लाइट पे मिल जाते हैं, हमें परेशान करते हैं। नहीं,
वी शुड मेक देम स्टडी 3. हमारे पास थर्ड कैटेगरी भी है, अदर्स ही कैटेगरी, दे शुड ऑल्सो गेट एजुकेशन ऑन द फुलेस्ट, है ना. चलो आगे आओ. अब आर्टिकल 346 लिखो बेटा. एक तो इसमें लिखो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स. आज मैं साउथ में जा रही हूं, मैं बात नहीं कर पा रही हूं, तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होना जरूरी है. हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ेंगे, इंग्लिश, हिंदी एंड अदर लैंग्वेज. वो अभी अभी पॉलिसीज आएगी ना, उसमें पढ़ाऊंगी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज का माध्यम होना बहुत जरूरी है, जो कि अपने इंडिया में बेसिकली इंग्लिश ही चलती है, क्योंकि हम ऑन पेपर प्रोफेशनल वर्क सारा उसी पे करते हैं. ठीक है, आगे आ जाओ. आर्टिकल 350A फैसिलिटीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, फैसिलिटीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग. आर्टिकल 350A 350A जिसमें कहा गया है फैसिलिटीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज. 350A बेटा, ए, जिसमें कहा गया है कि बच्चे को प्राइमरी बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज पे एजुकेशन आप उनकी मदर टंग में दो. हर बच्चा बेटा एक लोकल कम्युनिटी से आता है ना, हमारा एक कल्चर है घर में. मेरे घर में कोई हरियाणवी है, मेरे घर में कोई बिहार की लैंग्वेज बोल रहा है, कोई कन्नड़ की लैंग्वेज बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है. हर बच्चा अपनी रूट से आता है ना. तो हमारे घर में कहीं ना कहीं वो कल्चर है. तो उस कल्चर के साथ जब हम चलते हैं तो बच्चा अपनी मदर टंग में, देखो हम अब फोनेटिक्स की बात करते हैं, हो सकता है मेरी मम्मी ए फॉर एप्पल बोले और बी फॉर बॉल बोले. अब जहां मैं कहीं ना कहीं फोनेटिक्स में जाऊंगी तो बी फॉर बॉल निकलेगा, कोई बच्चा बाल भी बोलेगा. वो क्यों है? क्योंकि मेरी रूट्स ऑफ कल्चर में उस तरीके के वर्ड्स बोले गए हैं. तो कायदे में सिद्धांत तो आपको ये कहते हैं कि 350 के अंदर यही कहा गया है कि स्टार्टिंग में एजुकेशन इट शुड बी इन योर मदर टंग. लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर वही फॉर्मल सिस्टम में आते हैं. बच्चा सीख तो क ख ग वैसे ही रहा है अपने घर में, लेकिन जब स्कूल में एंटर करता है तो बच्चा फिर वही लैंग्वेज फेस करता है. या तो अपनी वहां की लोकल लैंग्वेज होगी, और बच्चा वो भी 9th-10th में आके ऑप्ट करता है. स्टार्टिंग में तो बच्चा इंग्लिश करेगा या हिंदी, या अगर आप साउथ के स्कूल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक इंग्लिश चलेगी और एक उनकी लोकल लैंग्वेज. दैट इज अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. बेसिकली घूमती कंट्री हमारी इंडिया इन्हीं 3 लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में है. लेकिन अब बेसिक हो गया, क्योंकि हिंदी को हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं. अब मोदी जी आ चुके हैं, उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि हर स्कूल्स में हिंदी होना कंपलसरी है, वेदर यू बिलोंग टू किसी भी प्रांत एंड किसी भी राज्य. क्योंकि बेसिक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इंडिया में अगर आपसी नहीं रहेगा. आपको याद है एक बार कभी क्योज आया था कि नॉर्थ वाले साउथ का फेवर नहीं करते हैं, साउथ वाले नॉर्थ का फेवर नहीं करते हैं. हालांकि ईस्ट और वेस्ट वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नॉर्थ और साउथ वाला आदमी अगर आपस में मिल जाता था तो बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाता था. क्यों? क्योंकि हम कहते थे कि भारत हमारा है, साउथ वालों ने एक अपनी अलग ही दुनिया, क्योंकि हम उनको अपनाते ही नहीं थे. वो बेसिक लैंग्वेज आती ना कि हम उनको मल्लूज बोलते हैं, ये बोलते हैं मलयाली, बट वो कहते हैं हमारी भी यार देखो, जब हमारे हमारे खुद के हिंदू में इतनी कैटेगरी है, ब्राह्मण्स हैं, पंडित्स हैं, क्षत्रियाज हैं, बनियाज हैं, तो ये सब कैटेगरीज ही तो है. तो वो कहते हैं हमारे साउथ में भी तो अलग है यार, कन्नड़ अलग है, मलयालीज अलग है, तमिलाइट्स अलग है, सब अलग है. बट वी ऑलवेज से तू तो मलयाली है, तू तो मल्लू है. तो वो गलत है. आज तो किसी लैंग्वेज, अब हिंदू में जैनिज्म भी आता है, बुद्धिज्म वाले भी आते हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली मल्टीकल्चरल कंट्री. इसलिए तो कहा जाता है, यहाँ तो कहा जाता है 5 किलोमीटर के दायरे में रिलीजन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर तो कल्चर चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं. तो ये सब क्या है? ये सब वही है. तो 350 ये कहता तो यही है कि आप मदर टंग में पढ़ाओ. अब मदर टंग आपके ऊपर है कि आपकी गवर्नमेंट किस मदर टंग को सपोर्ट में करती है. हम कितना भी कहते हैं लोकल लैंग्वेजेस अभी भी डोमिनेटिंग ऑन रूट्स, हिंदी का इतना बोलबाला अभी भी नहीं है, मदर टंग का ही बोलबाला है, जो ऑन ग्राउंड रूट रियलिटी है. क्लियर है बेटा? आगे आ जाओ. अब ये आर्टिकल्स लिख लिए आप सबने, ठीक है. आप थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स वगैरह भी क्लियर है, ठीक है. एक और चीज लिखो. हाँ बेटा, एक ना आपके ना 5 मेजर टर्म्स का आना बहुत ज्यादा आता है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करके एक टॉपिक आता है, वो डालो हेडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. हाँ जी बेटा, इसमें लिखना शुरू करो. देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको ना एक वर्ड बुक्स में फेस होगा, रिट्स.
रिट्स वर्ड फेस किया है, क्या स्पेलिंग है रिट्स की यहाँ पे? ITS। रिट्स हेयर स्टैंड फॉर, क्या बोलते हैं बेटा रिट्स को हिंदी में? यस क्लास, बेटा रिट्स क्या है? नहीं, रिट्स बोलते हैं, नहीं पता? कभी कुछ बच्चे यहाँ पर उसके भी थे ना, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे थे, कौन कौन है? अच्छा बताओ। अच्छा, कोई और बच्चा बताओ भाई। बेटा रिट्स हेयर स्टैंड फॉर रेमेडीज, ठीक है, कि हमारे पास क्या उपचार है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर हम बेसिकली 5 रेमेडीज की बात करते हैं। 5 रेमेडीज में फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे आप लोग हेबिस कॉर्पस, HABEAUS, हेबिस कॉर्पस, HABEAUS, हेबियस कॉर्पस। कोई हाँ, ठीक है, इसका मतलब होता है, इसमें लिखेंगे आप टू हैव बॉडी, टू हैव बॉडी। अब इसका मीनिंग बताओ, लिख लिया? बेटा इसमें क्या होता है हेबियस कॉर्पस के अंदर, जब एक इंडिविजुअल को कोई गलत तरीके से अपने अंदर, इंडिविजुअल कोई सपोज करो जेल में गया और उसको गलत इंडिविजुअल इलीगल तरीके से उसको अगर अरेस्ट किया जाता है, तो अंडर दिस एक्ट इंडिविजुअल कैन मेक अ वॉइस, और उस इंडिविजुअल को फुली राइट है कि वो अपने आप को जेल से फ्री कर सकता है। जैसे कहा जाता है ना, फर्स्ट लॉयर को आप एक कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज तो हमारे घर वालों को पता कैसे चलेगा आज मैं जेल में बंद हूँ। तो इट्स माई इंडिविजुअल राइट। तो हबियस कॉर्पस कहता है कि आपके पास पूरा राइट है कि आप अपने आप को इलीगल मेथड से जो भी आपके साथ गलत हुआ है आप उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो बेटा, सेकंड लिखो मैंडमस, MANDAMUS। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, रुदुल शाह, फर्स्ट वाले का हेबियस कॉर्पस का, रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रिदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था, एक इंडिविजुअल को सपोज करो उसका सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट था 10 साल का, लेकिन उसे एक्स्ट्रा 5 साल रखा गया जेल में क्योंकि उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी या वो किसी कारणवश अपना लॉयर अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब वो केस हाईलाइट हुआ तो उसे पता चला कि वो उसने अपनी जितनी प्रिस्क्राइब सजा थी उससे ज्यादा टाइम निकाल दिया है। तो विद इमीडिएट इफेक्ट सोसाइटी ने उसको मतलब जेल से उसको फ्री करवाया अंडर द एक्शन हेबियस कॉर्पस। नहीं बेटा कंपनसेशन नहीं मिलता, लेकिन ये होता है कि हाँ आप इंडिविजुअल को, अगर आपका कुछ भी इलीगल हुआ है और सरकार को लगता है कि उनके पार्ट पे कहीं ना कहीं गलत हुआ है यार, उसकी फैमिली भी, ये एक बेसिक बात है कि हाँ कहीं ना कहीं उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए था। लेकिन जो केस स्टडी जो सामने आई थी उसमें यही बताया गया था कि इस इंडिविजुअल के साथ गलत हुआ था और कहीं ना कहीं उसको उसकी फैमिली के जो बच्चे थे उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्रोविडेंशियल दिया गया था ताकि फ्यूचर में जो उसके फादर की कमी उस फैमिली को खटकी है 4-5 साल, वो उसकी रिप्लेसमेंट उनके बच्चे कर सके। जैसे आज भी अपने यहाँ सिस्टम में था ना पहले अभी तक कि अगर सरकारी बैंक में जो ऑफिसर है उसका बेटा ही आके बैठेगा या रेलवे ऑफिस में, लेकिन अब तो प्रोवेंशियल सिस्टम के साथ अब तो सब कुछ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो चुका है। अब वो एक डायलॉग है सुपर 30 वाला, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो ये वही वाला सिस्टम का बात है। ठीक है, अगला आ जाओ बेटा मैंडमस के ऊपर, वी कमांड। वी कमांड, हाँ जी, इसके अंदर लिखो, इसमें एग्जांपल लिख लो, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। कॉर्पोरेशन वर्सेस, एग्जाम्पल है कि मतलब ये केस आया था सामने, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। हाँ बेटा अब वही समझाने जा रही हूँ, वी कमांड का मैंडमस का मीनिंग है। ठीक है, होगा पता नहीं बट मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, काम आती है चीजें। ठीक है, पता होनी चाहिए, अगर बेसिक प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन पे खेल रहे हो तो इन स्ट्रक्चर पे
ये फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, कुछ आर्टिकल्स, डीपीएसपी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मैं अपने बच्चों को हमेशा बताती हूँ। ठीक है, हाँ जी बेटा। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। अब वी कमांड क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमें कमांड सरकार से मिली है हमें उसे फुलफिल करना है। अब इसके तहत रेमेडी ये कहती है, इसमें क्या हुआ था, सपोज करो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि आपको इस स्टेट को डेवलप करना है, तो ये फंडिंग कहाँ से आएगी? सरकार देगी आपको, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब एक गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को ऑर्डर दिया कि आपको यहाँ पर होटल्स की कंस्ट्रक्शन करनी, जैसे केदारनाथ वगैरह का देखा है ना, जितने भी हिली एरियाज है वहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आप होटल्स बनाओ, टूरिस्ट को, क्योंकि वहां का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वही है। उनके पास एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टूरिस्ट ही है। तो सपोज करो गुजरात टूरिज्म ने कहा कि आप टूरिस्ट के लिए जितना भी हमारा एरिया है, थार वगैरह का जितना भी हमारा एरिया, डेजर्ट एरिया, सफारी एरियाज है, वहां पर आप होटल्स बनाओ ताकि टूरिस्ट आए, स्टे करे कंफर्ट के साथ। अब स्टेट को, तब सेंटर के प्रेशर में स्टेट ने हाँ तो कर दी कि जी हम अपनी सिटी को अपना डेवलप करेंगे, लेकिन जैसे होटल कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ उन्होंने उनको फंड रिलीज करने से रोक दिया। ठीक है, तो उसमें कौन फंसा? अब होटल का वो कॉन्ट्रैक्टर फंस गया ना कि अब मैं क्या करूंगा, मैं तो फंस गया, मेरे को तो गवर्नमेंट ने कहा था मैं इतना पैसा दूंगा, तो मैं रुक गया हूं। तो अब इस मैंडेमस के तहत वो सरकार के पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके बता सकता है कि मेरे राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और देश की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। सो अंडर द मैंडेमस एक्ट उस इंडिविजुअल को, जो भी प्रोपराइटर है, उसको पूरा का पूरा पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने काम को आगे कार्रवाई करके कर सके और देश की डेवलपमेंट हो सके। क्लियर है? थर्ड लिखो बेटा, सर्शरी, CERTIORARI, सर्श्योरी। ठीक है, इसमें लिखते हैं टू बी सर्टिफाइड। इसमें होता है इसका मीनिंग टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल आया था वो आया था A.K. कृपाक, A.K. कृपाक वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या होता है, इसमें अगर इंडिविजुअल को लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट में उसका जुरिडिक्शन गलत हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट उसके रिजल्ट्स को दोबारा से पढ़ेगी। सर्श्योरी का मतलब होता है कि हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम अपने केस के जुरिडिक्शन से सेटिस्फाई नहीं है, इंडिविजुअल कैन गो टू हायर कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उसे लगता है कि मैं उनकी फीस को अफोर्डेबिलिटी नहीं कर, बेटा देखो तुम्हें क्या लगता है, कोई भी प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है ना, तुम्हें उस माध्यम तक पहुंचने के लिए यू नीड अ पैराडाइम, यू नीड अ वे। तो अब उस वे तक पहुंचने के लिए यू नीड सम मनी। अब मुझ जैसा सपोज करो इंडिविजुअल इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? तो दैट इंडिविजुअल अंडर दिस एक्ट, सर्श्योरी के एक्ट, गवर्नमेंट को बोल सकता है अपने लोकल पंचायत लॉयर के थ्रू कि आप सुप्रीम कोर्ट को बोलो कि मेरे जुरिडिक्शन के अंदर आके इसको चेक करे कि क्या यहाँ की लोअर कोर्ट ने मेरे साथ सही किया है या गलत किया है। बट हमें ये ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल, हाँ। तो बट मैं एज अ इंडिविजुअल अपने सर्श्योरी राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज से वर्डिक्ट अपना करवा सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन माय सिचुएशन। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा बताओ। मैम बट जैसे अगर कोई इनोसेंट होगा उसके लिए दिस इज वेरी गुड, बट सम पीपल कैन आल्सो बी बेनिफिटेड, जो गलत कर रहे हैं वो बेनिफिट क्यों होंगे? जब भी तो सुप्रीम कोर्ट बेटा एंटर कर रही है। तुम हायर कोर्ट को जज, अगर वहां का पैनल आके बैठ रहा है और तुम्हारे केस की सुनवाई हो रही है, तो कोई भी इनोसेंट के साथ कभी भी कोई गलत नहीं होगा, और जो गिल्टी है उसे गिल्ट पूरी दी जाएगी। भाई जब भी तो एक बात बताओ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, जब भी तो मैं तुम्हें तुम्हारे हक बता रही हूँ कि तुम्हारे पास सरकार ने ये तुम्हें पॉइंट्स दिए, तुम इन 5 पॉइंट्स पे काम कर सकते हो। रेमेडीज है क्या? उपचार। बट लोगों को अपने उपचार पता ही नहीं है। हम खाली किस पे खेलते हैं? फंडामेंटल राइट्स पे, हमारे हक, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू ये, राइट टू वो। ड्यूटीज पे खेल जाते हैं, कर्तव्य निभा लो। डीपीएस भी सरकार अपने आप को फ्री कर देती है कि हमारा देश इतना डेवलप नहीं है बेटा, उनको छोड़ ही दो। तो बचा क्या? उपचार। उपचार कब है? दवाई। जब दवाई की उपचार तभी कर पाओगे ना जब बीमारी का पता है। बीमारी किसी को पता ही नहीं है, हम बस ये बोल देते हैं। आधे से ज्यादा लोग क्या होता है, लोअर कोर्ट में गए, जो वर्डिक्ट मिला, अगर कोई जिसे लगता है कि भाई मैं तो आवाज उठाऊंगा, क्रांतिकारी टाइप हो जाएगा आगे, ठीक है, पर वो क्रांति भी ना एक पॉइंट पे आगे रुक जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल जब सिचुएशन गवर्नमेंट के बैरियर्स फेस करता है ना, तो कहीं ना कहीं रुकता है। इसके तहत वो अपने लॉयर से कह के कैसे भी करवा के अपनी बात को रखवाएगा,
एटलीस्ट एक अपील तो पहुंचवाएगा कि मेरे साथ ये हुआ है लोअर कोर्ट में, अब आप देखो अंडर दिस एक्ट, क्योंकि तो हमारे संविधान ने कहा है कि उपचार है पर कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं है। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। सर्श्योरी के बाद आता है बेटा प्रोहिबिशन, ब्रैकेट में लिख लो, इसका मीनिंग होता है टू फॉरबिड, टू फॉरबिड। प्रोहिबिशन बेटा PROHIBI, प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड। इसका मतलब क्या है, इसमें कहा जाता है सरकार को कि आप अपने वर्डिक्ट से पहले, सपोज एक लॉ को यही कहा जाता है, चाहे वो लोअर कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हायर कोर्ट है, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले एक लाइन आती है ना, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि रिजल्ट जो डिक्लेयर कर रहे हो उससे पहले उसको अच्छे से परख लो, जान लो, समझ लो, तब जाके वर्डिक्ट अनाउंस करना। अगर गलत हो गया तो कहीं ना कहीं तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हें क्या लगता है, अगर लोअर जो जज की कोर्ट को पैनल ने कहीं ना कहीं अगर वर्डिक्ट किया है और उन्हें उन्हें कटघरे में खड़ा किया है, तो उनके बैच ऑफ करियर पे वो अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो स्टार ग्रेडिंग सिस्टम में ना कम होते हैं। अगर आज तुम्हारे रिजल्ट से कोई सेटिस्फाई नहीं है और वो किसी और पर्सन के पास जाके चैलेंज कर रहा है, तो इट्स ऑन योर पार्ट कि तुमने कहीं ना कहीं डिग्निफाइड रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा, तभी उस इंडिविजुअल को दूसरे इंसान के पास जाना पड़ा है या दूसरी अथॉरिटी के पास जाना पड़ा है। देखा है कई बार लोग करते हैं, लॉयर बदलते हैं, इस लॉयर ने मेरा रिजल्ट सही नहीं करवाया। बच्चे कई बार टीचर्स पलटवाते हैं। स्कूल में होता था, इस मैम का समझ में नहीं आ रहा है, इस क्या ये सब क्या है, ये तुम्हारे बैच ऑफ ऑनर पे अच्छी बात नहीं है। आपको कोई औहदा मिला है, कोई पोजीशन मिली है, यू शुड रिस्पेक्ट इट विद योर ग्रेट हार्ट। वो पोजीशन अगर मिली है तो तुम्हें उस पर खरा उतरना है, तब तुम उस पोजीशन के हकदार हो। अगर इंडिविजुअल तुम्हारे रिजल्ट, इसलिए इसमें यही कहा गया है प्रोहिबिशन में, ये सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए है, ये सभी गवर्नमेंट लॉ के लिए है कि आप कोई भी वर्डिक्ट रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, यू शुड नो कि हम जो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं वो सही है और कितने लोगों को उससे नुकसान हो रहा है, कितने लोगों को उससे फायदा हो रहा है। जैसे डिमोनेटाइजेशन आई थी तो मोदी पे एक लॉयर ने ये वाली प्रोहिबिशन की वर्डिक्ट लगवा दी थी, ठीक है। तब मोदी जी ने बोला था कि भाई मैंने देश में इसलिए करा था क्यों, तब उसके बाद ही तो मूवीज को इतने ये उरी वगैरह का आया था कि जितना भी ब्लैक मनी आ रहा है, जितना भी 500,000 के नोट्स में मनी डीलिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, जितने भी रैकेट चल रहे हैं, मुझे उसे स्टॉप करना है, मैंने देश के हित के लिए किया है। तो इंसान के पास वर्डिक्ट का रिजल्ट, अपना ओपिनियन होना जरूरी है कि मैंने किस पर्पस पे ये काम किया है। इसलिए कहा जाता है, वो कहते हैं ना कि पहले अपने कथन से पहले 2 बार सोचो, ये वही बात है। बिल्कुल। तो प्रोहिबिशन में तो, लेकिन उसमें टाइम भी दिया गया था, सब कुछ दिया गया था, बट मेन बात ये थी हमें अपने देश को बचाना। हो सकता है कितने अटैक्स रुके, वी नेवर नो ना, क्योंकि हम उस फील्ड में ही नहीं है। हम तो आज आप और मैं तो आराम से बैठे हैं, घूम रहे, लेकिन यू नेवर नो ना उस टाइम पे मिलिट्री लेवल पे क्या चीजें हो रही थी, तो इतना बड़ा स्टेप लिया गया। हाँ होती है बेटा, सब जगह हो रही है, बट वही बात है, टाइम के साथ ये टॉपिक ऐसे हैं कि जिन पे बहुत लंबी लंबी डिबेट्स बैठ सकती हैं, ठीक है। आगे लिखो बेटा क्वो वारंटो, QUO, क्वो वारंटो, WARANTO, क्वो वारंटो, क्वो वारंटो, क्वो वारंटो। इसमें लिखो बेटा बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय, yeah, these are 2 words, quo warranto, by what authority, by what authority। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सपोज करो आज आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, पहले तो अपना ये था जितना हमारा कट ऑफ आया हमने उसके अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग कॉलेज में अप्लाई कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कहीं ना कहीं मुझ जैसे बच्चे जो अदर कैटेगरी के हैं, SC ST, कहीं ना कहीं हम मार्जिनलाइज सेक्शन अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस में नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर यहीं पर आरक्षण की बात आने लग गई थी, बच्चों ने उठाया कि रिजर्वेशन के नाम पे इन्हें तुम क्यों प्रेफरेंस दे रहे हो, जनरल वाले बच्चे तो आज भी इस बात को उठा दो ऐसे छेड़ जाते हैं, आग बबूला हो जाता है, रोड पर उतर आते हैं। तो टॉपिक हम छेड़ते नहीं उन बेचारों के सामने, पता है अपना ही गला दब जाना उनके सामने। तो आरक्षण जैसे टॉपिक आए, फिर जो माइनॉरिटीज के बच्चे थे, जो कोटास के बच्चे थे, उन्होंने बोला कि मैम हम लोग पहले ही कहीं ना कहीं हमारे साथ दलिताइजेशन के इतना ज्यादा अलग गलत हो रखा है, हमें ये सेक्शन चाहिए, हमें अपनी पार्ट चाहिए। दोनों ही वर्डिक्ट अपनी जगह पर बिल्कुल कायदे की बात है। आज अगर हमने BR अम्बेडकर जी के साथ इतना गलत नहीं किया होता तो शायद आज ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने नहीं आता, या आज आपने और मैंने अपने SC ST के साथ गलत नहीं किया होता तो वो बच्चे बेचारे अपने रिजर्वेशन के नाम पे सामने नहीं आते।
है ना बेटा। तो ये टॉपिक नहीं छेड़ेंगे क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा बैबलिंग वाला टॉपिक है, बट सिंपल सी बात ये है, अब यूनिवर्सिटीज ने पैराडाइम को इक्वल कर दिया है। गवर्नमेंट कहती है कि आप एंट्रेंस क्लियर करके आओ, आप कहीं के भी हो, आप चाहे अदर हो, आप SC हो, ST, OBC, माइनॉरिटी, डिसएडवांटेज ग्रुप, कहीं के भी हो, आपको पूरा हक है, पर आप अपने आप को पेपर में प्रूव कर दो। आज मैंने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, सपोज करो मैंने एग्जाम दिया ही नहीं और आज मैं SRCC में जाके इको ऑनर्स पढ़ रही हूँ, गलत पढ़ रही हूँ, मैंने एक सीट खराब करी है, चाहे किसी भी माध्यम से करी, मैंने एक सीट खराब करी। अगर मैनेजमेंट को या मुझे पता चलता है या आपको पता चलता है कि मैम ऐसे ऐसे इसने किया है और इसने एक सीट खराब करी, शायद कोई किसी और हकदार बच्चे को ये सीट मिल सकती थी, अंडर दिस क्वो वारंट, तो उस बच्चे को सीधा तुम उस सीट से हटवा सकते हो। और बच्चा चाहे कोई लॉयर सामने आ जाए, अगर क्वो वारंट लग गया उसकी धारा पे, वो बच्चे को कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी, किसकी रजामंदी से, किसकी की अथॉरिटी के पास पूरी ऑथराइजेशन है गलत को गलत कहने की और सही को सही कहने की। वो अथॉरिटी आप भी हो सकते हो, वो अथॉरिटी मैं भी हो सकती हूँ। ये क्लियर है आपके पास रेमेडीज पांचों समझ में आ गई बेटा, विद एग्जाम्पल, पक्का। चलो कल, अब इसके साथ हमारी यूनिट 1 खत्म होती है, ठीक है। यहीं पर अब हम अगली क्लास से आपकी अब सारी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें एक टॉपिक और रह गया शॉर्ट में, डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो भी शॉर्ट में अगली क्लास में बता दूंगी। बेटा हैंड रिटन नोट्स में कुछ नहीं देती हूँ, दीज आर द शॉर्ट नोट्स। हाँ यही समझ, अब समझ में तो आ गया है ना आपको, ठीक है, क्लियर है ना अच्छे से। चलो ओके, आई विल रेस्ट माय क्लास हियर ओनली।